जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कुछ नोटेशंस पढ़ी थी, इन नोटेशन में क्या था कि हमारे पास बिग ओ, बिग ओमेगा और देन थीटा नोटेशंस थी तीनों। ठीक है, बिग ओ में क्या था, हमने देखा था कि जो एफ ऑफ एन फंक्शन है वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए सी ऑफ एन से, जी ऑफ एन से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए सच हो तो ये हमारे पास कंडीशन थी जो कि ट्रू होनी चाहिए। देन उसके बाद जो दूसरा हमारे पास फंक्शन था बिग ओमेगा का, इसमें क्या था कि हमारे पास ऑपोजिट था कि एफ ऑफ एन हमेशा या फिर हमारे पास ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो जी ऑफ एन से। ये जो हमारे पास कंडीशंस थी कि हम किसी भी जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एन हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि ये दोनों ट्रू है या नहीं है। तो एक तो ये है कि आप इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करें। अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके नंबर 2-3 नंबर होते हैं, आपको लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज को प्रूव करना है आप लोगों ने, तो फिर देन आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे और देन प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये आपस में क्वेश्चन जो है ये ट्रू है। और अगर जस्ट ये एक आध नंबर का है और आपको कहा जाता है कि जस्ट इसका ट्रू फॉल्स बता दे, तो आप इसको लाजमी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारा इसको परफॉर्म करें। जस्ट इसको शॉर्ट वे में आप ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वो क्वेश्चन की नेचर पे है और उसकी मार्किंग पे है कि आप लोग उसके मार्क्स क्या मिलते हैं। अगर तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है तो ये तरीका आपको बताया था कि जिस तरह आप लोग कैलकुलस पे करते हुए लीनियर अलजेब्रा या कैलकुलस पे करते हुए आ रहे, तो लिमिट्स पुट कर दिया। उसके बाद अगर तो आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट आता है या फिर जीरो आता है तो आपका ये ट्रू होगा। अगर शार्ट वे में करना है तो आपने जस्ट ये देखना था यहाँ पे कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस साइड पे क्वेश्चन में क्या आई है, वो हमारे पास यहाँ पे एन स्केयर था। ठीक है, तो एन स्केयर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी ये। तो इस साइड पे हमने देखना है कि हमारे पास जी ऑफ एन की वैल्यू है वो या तो इक्वल हो या फिर जो एफ ऑफ एन की तरफ जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन स्केयर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी, यहाँ पे भी एन स्केयर है, इट मीन्स कि ये ट्रू है आपका। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ये सबसे बड़ी वैल्यू एन स्केयर है और इस साइड पे आपके पास एन क्यूब आ रहा है, इट मीन्स कि ये भी बिगो के लिए ट्रू था। ठीक है, ये कुछ चीजें जो कि हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बिग ओमेगा में क्या था कि या तो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाएगा या फिर हमारा इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर बिग ओमेगा जो है वो ट्रू होगा। इसको भी आपने, अगर तो आपके ज्यादा मार्क्स का है तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करके दिखाना है। अगर जस्ट लिखा हुआ है कि आपने ट्रू या फॉल्स बताना है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स इसमें क्या होगा कि या तो वो इक्वल हो, जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे एन स्केयर है, तो आपके पास यहाँ पे भी एन स्केयर है, इट मीन्स कि आपके पास जो फंक्शन की सबसे बड़ी पावर है वो इक्वल है। या फिर आपके पास जो फंक्शन में पावर आ रही है वो छोटी, जी ऑफ एन की तरफ आपकी फंक्शन की पावर छोटी हो, ये एफ ऑफ एन है, यहाँ पे आपके पास एन क्यूब है, तो यहाँ पे जी ऑफ एन आपके पास एन स्केयर है, इट मीन्स के बिग ओमेगा के लिए ये ट्रू है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो थीटा है। जिस तरह बिग ओमेगा में या बिग ओ में हमारे पास जस्ट कंडीशन जो थी वो थी कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन जी ऑफ एन होना चाहिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे जो थीटा में है थोड़ा सा चीजें दोनों मिक्स हो जाती है, बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों को आप कंबाइन करें तो वो आपके पास थीटा बनता है। ठीक है, कि जी ऑफ एन जो है किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जो जिसको हमने सी वन का नाम दे दिया। जी ऑफ एन फंक्शन हमेशा सेम रहेगा कि इस फंक्शन को हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये छोटा हो जाए, किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो जब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के बाद हमारे पास एफ ऑफ एन ये मिड में है, हमने जी ऑफ एन हमारे पास जो भी वैल्यू थी हमने उसको सी वन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू छोटी आना स्टार्ट होगी। हमने इसी जी ऑफ एन को सी टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो बड़ी आना स्टार्ट होगी। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अब लाइक ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास वही एग्जांपल हम आगे कंटिन्यू करें ताकि समझ आना स्टार्ट। हमारे पास ये एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास 4n+1 है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास वो ये कंडीशन है, ठीक है, थीटा के लिए। अब C1 और C2 हम क्या रखें
यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है सबसे बड़ा वो ये फंक्शन हमारे पास n है, तो g ऑफ n की जगह हम n ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n लिख लिया। अब C1 और C2 क्या होना चाहिए कि इस साइड वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए और इस साइड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए। तो इस साइड पे हम अगर 4 लिखते हैं, इस साइड पे अगर हम 5 लिखते हैं, तो अब ये वाली वैल्यू, इस साइड वाला ये जो फंक्शन है ये हमेशा छोटा रहेगा और इस साइड वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। और कंडीशन क्या है कि आपका n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो हम माइनस या माइनस में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो सकती है। देन जो हम लोगों ने प्रूव किए थे, तो पॉजिटिव या आपका नॉन जीरो कांस्टेंट आए या फिर जीरो आए तो आपका जो बिग ओ है वो ट्रू होता है। इसी तरह दूसरे में बिग ओमेगा में क्या था कि आपका अगर नॉन जीरो कांस्टेंट आए या फिर इन्फिनिटी आ जाए तो आपका बिग ओमेगा जो है वो ट्रू होता है। अब थीटा में क्या है, जब भी आपका यहाँ पे ये दोनों फंक्शन, जो सबसे बड़ा फंक्शन इस साइड पे है वो इस साइड वाले फंक्शंस के इक्वल होता था, तो आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट आता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। इसी तरह बिग ओमेगा में भी अगर तो फंक्शन आपका इक्वल है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका फंक्शन यहाँ पे एन स्क्वायर है ये, और ये भी एन स्क्वायर है, तो आपके पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट आया, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है कि थीटा में हमेशा जब भी फंक्शन इक्वल होगा उस वक्त वो ट्रू होगा। यहाँ पे एन क्यूब है तो यहाँ पे भी एन क्यूब ही होना चाहिए, तो ये आपका ट्रू होगा। अदरवाइज किसी सूरत में भी आपका थीटा के लिए वो ट्रू नहीं होता। बिग ओ में आपका या तो इक्वल हो या फिर अगर जी ऑफ एन का जो फंक्शन है वो बड़ा हो जाए, इक्वल हो, तो वो ट्रू होता है। बिग ओमेगा में क्या था कि आपका इस साइड वाला फंक्शन जो है या इक्वल हो या फिर वो छोटा फंक्शन हो तो वो ट्रू होगा। जबकि थीटा में क्या है कि इस साइड वाला फंक्शन हमेशा जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे एन क्यूब है सबसे बड़ा फंक्शन, तो यहाँ पे भी एन क्यूब ही होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एन स्क्वायर है सबसे बड़ा फंक्शन, तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर ही होगा, तो ये आपका ट्रू होगा। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो नॉन जीरो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे बड़ा फंक्शन इस साइड पे है वो एन क्यूब है और इस साइड पे हमारे पास एन फोर है। इट मीन्स कि ये जो दोनों, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये थीटा के लिए ट्रू नहीं है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आता है, वो नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं आता, तो आपको ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये एन क्यूब है और इस साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है सबसे बड़ा फंक्शन आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपकी ये एन स्क्वायर है और यहाँ पे जो फंक्शन है सबसे बड़ा वो आपका एल लॉग एन है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये जो है वो थीटा के लिए ट्रू नहीं होगा। सही हो गया। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीजें आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपको स्लाइड्स ये वाली मिल गई है, ठीक है। ये आप अपने सामने ओपन कर लिया करें, उससे फायदा ये होता है कि जहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा होगा या फिर साथ पहले पढ़ लिया करें, क्लास से पहले एक आध दफा देख लिया करें स्लाइड, तो जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपके पास सी कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ 5 और एफ ऑफ एन, ठीक है, तो आप इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एफ ऑफ एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे है। इसी तरह लाइक अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अगर आपके पास एक आंसर आता है बिग ऑफ 5n, इसको आप इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एन बी जस्ट लिख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी लास्ट स्लाइड में, उसमें आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी 5n+3 आई थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास जो रनिंग टाइम है वो आपका एन पे डिपेंडेंट है। अगर आप जो कांस्टेंट है +3 या 5 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इग्नोर भी कर देते हैं
तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अब इस इन दोनों में सबसे बड़ा एक कांस्टेंट का फंक्शन है और दूसरा आपके पास n का फंक्शन है। तो आपका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो n है, तो आप जस्ट n ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जस्ट ये बताया गया है। किसी भी केस में आप बिग ओ के केस में भी लिख सकते हैं, आप थीटा के केस में भी लिख सकते हैं और बिग ओमेगा के केस में भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो आपके पास फंक्शन है जो सबसे बड़ा फंक्शन है जस्ट वही अगर आप लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।